सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान के अध्याय 6 की। राजनीति विज्ञान का अध्याय 6 जिसका शीर्षक है गांव का प्रशासन। आज के इस वीडियो में हम इस अध्याय के प्रश्न और उत्तर यानी अभ्यास पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 1? प्रश्न क्रमांक 1 में हमसे पूछा गया है कि पुलिस का काम क्या होता है। ठीक है, प्रश्न बड़ा ही सरल है। अब बात करते हैं इसके उत्तर पर, कैसे हम इसके उत्तर को सटीक ढंग से लिख सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा। पुलिस का काम होता है चोरी, दुर्घटना, चोट, लड़ाई आदि सभी मामलों को दर्ज करना और उस पर उचित कार्यवाही करना, है ना। हम सभी जानते हैं कि पुलिस के जो कार्य होते हैं उसमें यही सब कार्य आते हैं, है ना। चोरी हो गई कहीं पर, या फिर कहीं पर कोई दुर्घटना हो गई, किसी को चोट आ गई, जिसमें कोई लड़ाई हो गई, तो इन सभी मामलों को दर्ज करना किसका काम है? पुलिस का काम है। और इसके साथ उन मामलों पर उचित कार्यवाही करना भी पुलिस का ही काम है। दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने ये जो अध्याय था ना, इस अध्याय की शुरुआत जो है वीडियो में की थी। अब आप कहेंगे कौन से वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमने ऑलरेडी इस अध्याय पर सरल भाषा में विस्तृत वीडियो बना करके अपने चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक वह वीडियो नहीं देखा है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और उस वीडियो को देख लें। मैं आपसे ये कह रहा था कि इस अध्याय में हमने ना एक छोटी सी कहानी या कह लीजिए छोटा सा उदाहरण देखा था मोहन का, है ना। आप जानते हैं, मैं आपको थोड़ा याद दिलाना चाहूँगा यहाँ पर कि मोहन जो है वो कौन था? एक किसान था, है ना। उसके परिवार के पास थोड़ी सी ज़मीन थी, खेतीहर ज़मीन थी, जिस पर वह कई सालों से, कई वर्षों से क्या कर रहा था? खेती कर रहा था, है ना। और वहीं पर हमने ये भी देखा था कि मोहन का जो खेत था, जो खेतीहर था मोहन किसान, उसका जो खेत था उससे लगा हुआ ही एक खेत और था। वो खेत था रघु का। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी याद होगी। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते थे, यानी एक मेड़ थी जो दोनों के खेत को क्या करती थी? बांटती थी, अलग करती थी। फिर एक सुबह क्या होता है कि मोहन देखता है कि रघु ने मेड़ को थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया, है ना। और ऐसा करके क्या किया उसने? मोहन की कुछ ज़मीन जो थी वो उसके खेत में मिला ली थी और अपने खेत का, यानी उसके खेत का जो आकार था रघु के खेत का, वो क्या हो गया था? ऐसे में बढ़ गया था, उसने बढ़ा लिया था। फिर हमने देखा था कि मोहन को बहुत गुस्सा आता है, थोड़ा सा डरा हुआ भी रहता है, क्योंकि रघु का जो परिवार था उसके बारे में हमने कहानी में क्या पढ़ा था कि उसके पास में बहुत ज़मीन थी और इसके अलावा उसके ताऊ वो गांव के क्या थे? सरपंच थे। बिल्कुल सही। लेकिन फिर भी मोहन क्या करता है? हिम्मत जुटाता है और रघु के घर पहुंच जाता है। दोनों के बीच में कुछ कहासुनी होती है और रघु जो है वो ये मानने से इनकार कर देता है कि उसने मेढ़ को क्या किया? आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर बाद शुरू हो जाता है क्या? झगड़ा। और रघु जो है वो अपने एक मजदूर को बुला लेता है। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला चोट मचाते हैं। फिर मोहन को मारना शुरू कर देते हैं। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचा लेते हैं। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आती है ना, याद होगा आपको। फिर एक पड़ोसी उसकी मरहम पट्टी करता है। मोहन के एक दोस्त जो कि गांव के डाकघर में काम करता था, वो सुझाव देता है कि मोहन को क्या करना चाहिए? पुलिस थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। और जब कुछ लोग इसके जबकि खिलाफ भी रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, है कि नहीं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक के भी कह दिया था कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुँच चुके होंगे। काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद अंततः यह तय हो जाता है कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर कहाँ चले जाएगा? पुलिस थाने चला जाएगा। फिर आपको याद होगा हमने पुलिस थाने के क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी पूछते हैं कि क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चलें। तब मोहन समझाता है कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्य क्षेत्र में आता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जानकारी हमें पता होनी चाहिए, जो कि किताब में भी दी हुई थी, कि हर पुलिस थाना जो होता है ना, उसका एक क्षेत्र होता है जिसे कहते हैं कार्य क्षेत्र, जो उसी पुलिस थाने के नियंत्रण में होता है। अब लोग उस क्षेत्र में होने वाली चोरी की, दुर्घटना की, मारपीट की, झगड़े की आदि की जो रिपोर्ट है वो उसी थाने में लिखवा सकते हैं।
अब ये जो है वहाँ की थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों के घटना के बारे में पूछताछ करे लोगों से और जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर मामलों पर क्या करे, कार्यवाही करे, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई कि पुलिस थाने के क्षेत्र के बारे में मोहन क्या बताता है। फिर पुलिस थाने में होने वाले काम के बारे में हमें इस अध्याय में बताया गया था। आपको याद होगा, जब सब लोग पुलिस थाने पहुंच जाते हैं तो मोहन थानेदार के पास जाता है और उसे पूरा मामला सुनाता है। फिर ये भी बताता है कि उसकी जो शिकायत है वो लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार बड़ा बेरुखा से जवाब देता है कि उसके पास तो छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल के लिए समय ही नहीं है। फिर मोहन अपने घाव भी दिखाता है, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं होता। मोहन हैरान हो जाता है कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही थी। मोहन बाहर चला जाता है और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले जाता है। आपको कहानी याद तो है ना। पड़ोसियों फिर थानेदार को समझाते हैं कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है, अगर वे उसे न बचाते तो उसे बहुत गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर भी देने लग गए। फिर अंततः क्या होता है, थानेदार राजी हो जाता है और मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहता है। थानेदार वादा भी करता है कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पर पहुंचेगा, है ना। दोस्तों, पुलिस थाने में जो भी होता है ना, उसको आप एक नाटक के तौर पर भी देख सकते हैं, है ना। फिर शुरू होता है राजस्व विभाग का काम, है ना। दोस्तों, हमने इस अध्याय में क्या पढ़ा था कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्ती लड़ाई हो जाती है ना। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते, यानी दोनों के बीच में झगड़ा नहीं हो जाता, है ना। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना ना, जिसका मुख्य काम होता है, उस शख्स को हम कहते हैं पटवारी। ठीक है ना, आपने पढ़ा है पटवारी के बारे में। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पटवारी को जाना जाता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो भी इसे कहा जाता है ना। दोस्तों, ज़मीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए इस अध्याय में ना पटवारी शब्द का इस्तेमाल किया गया। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। और मैं आपको बता दूं कि हमें एक नक्शा भी आपके अध्याय में दिया गया था। ये सब बातें आप कहेंगे कि सर आप हमें क्यों याद दिला रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये याद दिलाना इसलिए ज़रूरी है ताकि प्रश्न और उत्तर आपको गहराई गंभीरता के साथ बड़ी सरलता से समझ में आ जाए। ठीक है ना। दोस्तों, पटवारी जो है आमतौर पर उनके पास में खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वो एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं जरीब। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी पहले से भी पता होगी, है ना, ज़रूर होगी। और पटवारी जो है मोहन और रघु के खेतों को नापकर यह देख सकता था कि गांव के नक्शे से वो मेल खाता है कि नहीं खाता है ना। अगर नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता कि मेड़ खिसकाकर जो है खेत की सीमा बदली गई है कि नहीं। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है, टैक्स, और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है, जो रिकॉर्ड उसके पास में होते हैं। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो हम इसी प्रश्न पर रहते हैं कि पुलिस का क्या काम होता है। तो मैंने अभी आपको बताया, कहानी के माध्यम से उदाहरण हमने पढ़ रखा था कि चोरी, दुर्घटना, लड़ाई, मारपीट आदि सभी मामलों को दर्ज करना और उस पर उचित कार्यवाही करना काम होता है किसका, पुलिस का। होता यह है कि जब हम किसी प्रश्न के उत्तर को उदाहरण से समझ लेते हैं ना, तो वो हमें लंबे समय तक याद रहता है, फिर हम उसे कभी नहीं भूलते। अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। क्या है प्रश्न क्रमांक 2? पटवारी के कोई 2 काम बताइए। अभी हमने पटवारी के बारे में बात करी है ना। चलिए इसका देखते हैं सटीक उत्तर कैसे लिखते हैं। पटवारी के कोई 2 काम बताने के लिए कहा जा रहा है, तो 2 काम बता देते हैं। सबसे पहला, पटवारी का मुख्य काम होता है क्या? भूमि की पैमाइश करना और उसका रिकॉर्ड रखना। दोस्तों, पटवारी गांव के रिकॉर्ड को व्यवस्थित और अद्यतन रखता है, यानी अपडेट करके रखता है। ठीक है ना, क्योंकि उसे जानकारी ऊपर भी देनी होती है ना। और बीच में कभी रघु मोहन जैसा विवाद हो गया तो उसका निपटारा भी तो पटवारी को ही करना होता है, तो रिकॉर्ड तो उसे रखना ही होता है ना। आपको अभी मैंने बताया था कि वो टैक्स भी लेता है ज़मीन पर, लोकल एरिया की, है ना। ठीक है। दूसरा काम क्या है? पटवारी किसान से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों की जानकारी देता है। यह काम वह कैसे करता है? अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है, जो रिकॉर्ड उसके पास में है। इसीलिए ज़रूरी है कि वह समय समय पर उसे ठीक करता रहे, यानी अपडेट करता रहे, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न 1 और 2 दोनों समझ में आ गए होंगे, इस बात के साथ में कि इनका उत्तर किस तरह से सटीक तौर पर, सटीक ढंग से दिया जा सकता है।
अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि तहसीलदार का काम क्या होता है। लेकिन मैं आपको इससे पहले बताना चाहता हूँ उस नए कानून के बारे में जिसके बारे में हमने अध्याय में पढ़ा था, है ना। उस पैराग्राफ की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है, बात होती है हिंदू अधिनियम धारा 2005 की, है ना। तो मैं आपको उस पैराग्राफ पर ही लेकर के चलता हूँ ताकि मैं आपको सरलता से वो चीज़ बता सकूँ, समझा सकूँ जो जिसके ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, इस प्रश्न के ऊपर, है ना। क्या बताया गया था हमें कि जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है और आमतौर पर हमारे ध्यान में वो पुरुष होते हैं, वो लोग होते हैं, महिलाओं की हैसियत खेतों में काम में एक मददगार भर की मानी जाती है ना। तो उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी सोचा ही नहीं जाता है कि महिला भी कभी किसी ज़मीन की मालिक हो सकती है या उसके पास मालिकाना हक होगा। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु हो जाती थी तो उसके बाद ज़मीन जो है वो बेटों में बांट दी जाती थी। लेकिन दोस्तों हाल ही में यह कानून बदल दिया गया है। नए कानून के मुताबिक क्या हो गया है कि हिंदू परिवारों में बेटों, बेटियों और उनकी माँ को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। अब यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतीहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है, ये उदाहरण दिया गया था, है ना। उसके बारे में क्या बताया था कि वह बेटी है और वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद में सुधा जो है वो अक्सर खेती के काम में माँ का हाथ बटाने आती है। उसकी माँ ने पटवारी से कहा कि ज़मीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए, है कि नहीं। अब सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चिंता में जी रही है कि ज़रूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की ज़मीन से काम चला सकती है कि नहीं। तो दोस्तों इसमें हमें एक उदाहरण से ये बता दिया गया है कि किस तरह से जो है ये कानून नया आ गया है और इस कानून के क्या लाभ हैं, क्या फ़ायदे हैं, है ना। पहले जो नहीं होता था वो अब हो सकता है। बेटियों के नाम ज़मीन, है ना, अनिवार्य कर दी गई है, की जाती है। तो हम आ जाते हैं वापस से कहाँ पर, अपने प्रश्न पर कि तहसीलदार का काम क्या होता है। चलिए देखते हैं दोस्तों। तहसीलदार जो है ना वो होता है राजस्व अधिकारी जो जिला अधिकारी के तहत काम करता है, यानी कलेक्टर के अंतर्गत। दोस्तों अब कुछ बिंदुओं के तौर पर हम देखते हैं तहसीलदार के कार्य को। सबसे पहला, वे ज़मीन से संबंधित विवादों को सुनते हैं। कौन? तहसीलदार। दूसरा, वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और ये सुनिश्चित भी करते हैं कि रिकॉर्ड जो है वो सही ढंग से रखा जाए और राजस्व बराबर समय समय पर इकट्ठा होता रहे। दो काम मैंने आपको बता दिया, आप याद रखिएगा। पहला क्या बताया था कि ज़मीन से संबंधित विवादों को कौन सुनता है? तहसीलदार साहब। और दूसरा क्या कि वे पटवारी के काम का निरीक्षण भी करते हैं और साथ ही साथ ये सुनिश्चित भी करते हैं कि रिकॉर्ड जो है वो सही ढंग से व्यवस्थित रूप में रखा जाए और राजस्व जो है वो समय समय पर बराबर इकट्ठा होता रहे। इसके बाद में बात करते हैं तीसरे कार्य की। तो तहसीलदार जो है वो यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल जो है वो आसानी से मिल जाए, आसानी से प्राप्त हो जाए, ठीक है। और चौथा कार्य जो वो करते वो ये हैं कि वे विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं, ठीक है। आपने आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के विषय में तो सुना ही होगा, है ना। तो मुझे ज़रूर पता है कि ये बात आपको खबर होगी पहले से। तो इस तरह से अगर प्रश्न आ गया कि तहसीलदार का क्या काम होता है तो आप सटीक उत्तर अपना इस प्रकार से दे सकते हैं, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 4? एक बिटिया की चाह कविता में किस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है? क्या आपको यह मुद्दा महत्वपूर्ण लगता है और अगर लगता है तो क्यों? इससे पहले कि हम इस प्रश्न का उत्तर दें, जान लेते हैं कि आखिर वो कविता है क्या, है ना। क्या वो याद है आपको? कविता का नाम है एक बिटिया की चाह। अब मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश भी कीजिएगा। इस कविता का जो स्रोत है ना वो है रिफ्लेक्शंस ऑन माई फैमिली, अंजलि मॉन्टेरियो, टिस, मुंबई। ठीक, अब सुनिएगा कविता को। विरासत में मिला यह घर पापा को अपने पिता से, यही घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से। पर मैं और मेरी माँ, हमारा क्या? बता दिया गया है मुझे, पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती। लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना। नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि कविता आपने सुन ली, आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि एक बेटिया की चाह कविता में किस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है और क्या हमें यह मुद्दा महत्वपूर्ण लगता है और अगर लगता है तो क्यों? समझिएगा
दोस्तों, इस कविता में जो मुद्दे को उठाने की प्रयास किया गया, कोशिश की गई, वो ये है कि पत्नी और बेटी को भी अपने पति और पिता की संपत्ति में समान हिस्सा मिलना चाहिए। निसंदेह यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमें लगता है। क्यों? क्योंकि पति की मृत्यु के बाद पत्नी की आर्थिक आवश्यकताओं को कौन देखेगा? बेटी को भी पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार है। बेटा और बेटी में जरा भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न क्रमांक 4 भी भली भांति समझ में आ गया होगा इसके उत्तर के साथ में। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 5? पिछले पाठ में आपने पंचायत के बारे में पढ़ा। पंचायत और पटवारी का काम एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ये हमें बताना है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको पिछला अध्याय याद होगा, है ना? आपने उसका भी वीडियो देख लिया होगा, ऐसी ही आपसे मैं अपेक्षा करता हूँ। तो हमने जो पंचायत के बारे में पढ़ा था और अभी हमने पटवारी के बारे में पढ़ा, तो एक दूसरे से इनका काम किस प्रकार से जुड़ा हुआ है वो हमें बताना है। देखिए, बहुत ही सरल है दोस्तों। पटवारी भूमि के मालिक, उसकी स्थिति, नाप और अन्य विशेषताओं का रिकॉर्ड रखते हैं। उस रिकॉर्ड की एक कॉपी वह पंचायत के कार्यालय में भी रखते हैं, ताकि कोई भी रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सके। ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए कि एक सटीक उत्तर इस प्रश्न का किस प्रकार से दिया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 6? किसी पुलिस थाने में जाइए और पता कीजिए कि यातायात नियंत्रण, अपराध रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस क्या करती है, खासकर त्योहार या फिर सार्वजनिक समारोह के दौरान। दोस्तों, प्रश्न तो आपको समझ में आ गया होगा। आपने ज़रूर अपने आसपास, अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं खास तौर पर, तब आपने पुलिस को अपने आसपास प्रबंध करते हुए देखा होगा जब बड़े त्यौहार होते हैं, है ना? ट्रैफिक व्यवस्था में भी आप देखते हैं कि वहाँ पर निगरानी बराबर की जाती है, ज़्यादा भीड़ ना हो, है ना? कोई भाग दौड़ ना मच जाए, हलचल ना हो जाए, कहीं कोई मारपीट ना हो। इस चीज़ का खास विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, खास तौर से जब कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा हो, चर्चित व्यक्ति, जिसके आने से भीड़ के मचने के आसार हो, है ना? भीड़ हो सकती हो। तो ऐसे समय पे आपने ज़रूर पुलिस को देखा होगा, है ना? अपना कार्य बड़ी जिम्मेदारी के साथ करते हुए। ठीक है ना? तो चलिए एक एक करके बिंदु के अनुसार बिंदुवार उत्तर को देते हैं, समझते हैं सटीक ढंग से। सबसे पहला, पुलिस कभी भी संदेहास्पद अपराधियों का रिकॉर्ड उनके फोटो के साथ रखती है। याद रखिएगा, जिन पर उन्हें संदेह होता है, जिनके बारे में उनको ऐसा लगता है कि ये इस प्रकार के अपराध दोबारा भी कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, जितने भी संदेहास्पद अपराधी हैं उनका रिकॉर्ड उनकी फोटो के साथ अपने पास में रखती है। ठीक है? दूसरा, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस दिन और रात दोनों समय नियमित गश्त करती है। आपने ज़रूर पुलिस का वो सायरन सुना होगा, रात में सोते समय, आधी रात को भी कई बार बज जाता है, क्योंकि पुलिस जो है वो क्या करती है, गश्त करती है, निरंतर निगरानी, चाहे दिन हो चाहे रात हो, क्योंकि पुलिस के ही पास में हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी है ना? तो ये भी आप समझ गए होंगे। तीसरा बिंदु, अपराध की सूचना जैसे ही पुलिस को मिलती है, पुलिस नियंत्रण कक्ष पीसीआर की वैन फौरन कार्रवाई में जुट जाती है ना? आपने 100 डायल के बारे में भी सुना होगा ज़रूर। चौथा, त्योहारों और जनसभाओं के दौरान संबंधित स्थलों पर पुलिस बूथ बनाए जाते हैं, जिससे जो अप्रिय घटना है उसके होने पर तत्काल कार्रवाई की जा सकती है कि नहीं? और बहुत हद तक की घटना को होने से पहले ही रोक दिया जाता है, होने की संभावना ही नहीं बचती है ना? पुलिस अपना काम जो है वो निसंदेह पूरी जिम्मेदारी के साथ में दोस्तों निभाती है। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न क्रमांक 6 कि पुलिस थाने जाइए और पता कीजिए यातायात नियंत्रण, अपराध रोकना, कानून व्यवस्था किस प्रकार होती है, ये आपको समझ में आ गया होगा इसके उत्तर के साथ में। और जो समझने वाली बात है वो ये भी है कि जब हमने पाठ पढ़ लिया है, अध्याय समझ लिया है, तो हम उत्तर को कितने अच्छे से, कितने सरल तरीके से, सटीक ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसा भी ना हो कि हम जब उत्तर लिखने जाएं तो पूरी की पूरी कहानी ही लिख के आ जाए, है ना? हमें हमेशा सीमाओं का, दायरों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 के बाद प्रश्न क्रमांक 7 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 7? एक जिले में सभी पुलिस थानों का मुखिया कौन होता है? हमें ये पता करना है। ठीक है, उत्तर की और बात करते हैं। उत्तर हम इस तरह से दे सकते हैं कि उपायुक्त या फिर जिला मजिस्ट्रेट जो है वो एक जिले में सभी पुलिस थानों का कौन होता है? मुखिया होता है। और वह सामान्य रूप से भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, यानी IAS ऑफिसर
होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी पता चल गया होगा, ये प्रश्न का उत्तर भी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 8? चर्चा कीजिए कि नए कानून के तहत महिलाओं को किस तरह का लाभ होगा, किस तरह का फायदा होगा, है ना। तो मैंने आपको अभी उसके बारे में बताया था कि किस तरह का फ़ायदा होगा, किस तरह का लाभ होगा। नया कानून जो है वो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून है। ये उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 है। इस नए कानून के अनुसार बेटों और बेटियों और उनकी माता का ज़मीन पर बराबर अधिकार होता है। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों पर यह कानून लागू होता है ना, हमारे देश के अंतर्गत आने वाले। और यह कानून बहुत से लोगों को लाभान्वित भी करेगा, कर भी रहा है। निसंदेह वे इस निश्चिंता में जी सकते हैं कि कभी मुसीबत आने पर वे अपने हिस्से की ज़मीन से काम चला सकते हैं, है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको यह बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 9? आपके पड़ोस में क्या कोई ऐसी औरत है जिनके नाम ज़मीन जायदाद हो? यदि हाँ, तो उसे यह संपत्ति कैसे प्राप्त हुई, इसके बारे में बताना है। अब आप जानते हैं कि इसका उत्तर सबके लिए अलग अलग हो सकता है। सब अपने स्तर पर यह काम करते हैं, कर सकते हैं, है ना। तो चलिए ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ यहाँ पर इसका उत्तर अपने तरीके से। महिलाओं के नाम पर ज़मीन होने के बहुत से कारण हैं। यदि महिला नौकरी करती है और उसने काफ़ी बचत की है तो वह अपनी संपत्ति खरीद सकती है। पति के न रहने के बाद महिलाएं संपत्ति में हिस्सा प्राप्त कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त माता पिता की संपत्ति में हिस्सा भी उनको मिला हो, ये सब भी कारण हो सकते हैं। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो मुझे आपको देनी थी वो ये है कि इस अध्याय में ना एक छोटी सी जानकारी, एक सर्वेक्षण अन्य सामाजिक सेवाओं, सार्वजनिक सेवाओं के बारे में दिया गया था। ठीक है, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, ये जो पाठ है इसमें हम जो है वो सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ते हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के संबंध में, है ना। और जो पहला उदाहरण हम देखते हैं वो कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में रहता है, रघु और मोहन वाला। और दूसरा जो है वो ज़मीन के अभिलेखों की व्याख्या करता है। जो पहला मामला है उसमें पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया जाता है और दूसरे में पटवारी की भूमिका का। दोस्तों, इनके काम का विभाग के अन्य लोगों के द्वारा निरीक्षण भी किया जाता है, जैसे पुलिस अधीक्षक या फिर तहसीलदार। दोस्तों, इस अध्याय में हम ये भी देखते हैं कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह से समस्याएं आती है। इन सेवाओं का उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए, है ना। संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को भी हम ज़रूर देखते आते हैं, है कि नहीं। दुग्ध उत्पादक समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज, खाद के लिए कृषक समिति, डाक बंगला, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल आदि, ये सभी क्षेत्रों से हम कहीं ना कहीं परिचित हैं। हम जानते हैं कि इनका क्या कार्य है, किस तरह से ये अपने कार्य को अंजाम देते हैं और हमें कौन सी समस्या आएगी तो हमें किसके पास जाना चाहिए। ये चुनाव भी हमें करते आना ज़रूरी है, आता रहना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों, इस अध्याय में जो एक खसरा दिया हुआ है, नक्शा दिया हुआ, जानकारी दी हुई है पटवारी के संदर्भ में, मेरा आपसे निवेदन है कि आप ज़रूर जब भी वो अध्याय पढ़ें तो उसको ज़रूर देखें, समझें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इसी उम्मीद के साथ कि आपको यह अध्याय पूरी तरह से समझ में आया होगा। इसके प्रश्न और उत्तर अभ्यास का सेक्शन जो हमने देखा है, आप जानते हैं कि हमारे इन वीडियो का उद्देश्य जो हम प्रश्न और उत्तर पर बनाते हैं वो मात्र इतना है कि इन वीडियो को देखने के बाद मात्र एक बार का रिवीजन आप करें और उसके बाद प्रश्न और उत्तर आप पूरा अच्छी तरह से सरल भाषा में अपनी परीक्षा में दे पाएँ और आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर पाए, है ना। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को साझा करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों और परिजनों के साथ में, ताकि वे लोग भी देख पाए, समझ पाए इस वीडियो को, इस जानकारी को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी अगली जानकारी के साथ, अगले अध्याय के साथ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।